स्टूडेंट्स, अभी तक हम ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल की बात कर चुके हैं। अब हमें आगे जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अकर्स इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। कैसे होता है, यही आज हमारा टॉपिक है कि जो NADH2 और FADH2 के पास हाइड्रोजन्स हैं, उन हाइड्रोजन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कैसे रन करेंगे, कैसे चलाएंगे, उन पे हम बात करते हैं। आप बताइए कि जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो हमें बेसिकली यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि इनर मेम्ब्रेन में याद करने हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। 5 कॉम्प्लेक्सेस हैं। इनमें से फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है उसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। आप बताइए कि जब हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो FMN और दूसरा आपको इसमें याद करना है आयरन सल्फर प्रोटीन। ये दोनों कंपोनेंट एनसीईआरटी ने डायग्राम के अंदर आपको दिए गए हैं। तो डायग्राम में फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जब आप देखेंगे, मैं एनसीईआरटी का डायग्राम भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अब आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे तो उसमें FMN और FES दोनों कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की बात करेंगे तो आप बताइए, इसका नाम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। मैं यहां एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, ये हमने क्रेब साइकिल में भी इस एंजाइम को पढ़ा था जब हम FADH2 का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो आप बताएंगे कि यहां पर कंपोनेंट है FADH2 और साथ में काम कर रहा है FES। तो आपको बताना है कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो है ये क्रेब साइकिल के लिए भी काम करता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए भी काम करता है। मींस सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्रेब साइकिल और ETS दोनों के लिए कॉमन है। और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जब काम करता है तो सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में और 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 बनता है। पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में एकमात्र रिएक्शन आपको याद करनी है जहां FADH2 का फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की हम बात करें तो आप बताइए कि इसे हम कहते हैं साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, जो कि साइटोक्रोम के रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें काम करता है साइटोक्रोम B, FES और साइटोक्रोम C1। ये 3 कंपोनेंट आपको इसके याद करने हैं, किसके? कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के, जिसका नाम है साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। नंबर 4 कॉम्प्लेक्स होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द साइटोक्रोम C। इसमें आपको 2 साइटोक्रोम याद करने हैं, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। और साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 के साथ आपको याद करने हैं 2 कॉपर सेंटर्स। ये क्या है ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा अच्छे से। अभी तो मैं कॉम्प्लेक्सेस के नाम बता रहा हूं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स NADH डिहाइड्रोजिनेज, सेकंड कॉम्प्लेक्स सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, थर्ड कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C रिडक्टेज, फोर्थ कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और इनके कंपोनेंट सामने लिखे गए हैं। ठीक है। फिफ्थ नंबर कॉम्प्लेक्स जो होता है बच्चे, इसे हम ऑक्सीसोम या ATPase कह सकते हैं। इसमें आपको F0 और F1 पार्टिकल याद करना है, F0 और F1 पार्टिकल याद करना है। तो टोटल कॉम्प्लेक्स मैंने कितने बताए आपको? 5। कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है उसके कॉम्प्लेक्स कितने हैं, तो आपको केवल ये 4 ही कॉम्प्लेक्स बताने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 2, 3 और 4, जो कि किसके कॉम्प्लेक्स होते हैं? ETC के या ETS के, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो तो यही 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 और कॉम्प्लेक्स नंबर 5 जो होता है वो ETC का या ETS का पार्ट नहीं है, क्योंकि इससे तो प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर आपको याद हो तो आपको ऐसे पढ़ते हैं कि भाई F0 और F1 पार्टिकल जो हैं, हमने कहा कि मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पर F0 और F1 पार्टिकल हैं। इस F0 और F1 पार्टिकल की जब हम बात करेंगे तो आप बताइए कि F0 पार्टिकल जो होता है इससे तो H+ आयंस पास होते हैं।
और जब H प्लस आयन यहां पास होते हैं तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। तो आपको समझना होगा कि फिफ्थ नंबर कॉम्प्लेक्स से तो प्रोटॉन पास हो रहा है और हमारे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आप बताइए कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है वो इन चार ही कॉम्प्लेक्सेस में काम करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट इसी में ही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ईटीसी या ईटीएस के कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4। दूसरी बात जो आपको यहां याद करनी है वो ये कि आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का प्रोसेस या तो NADS2 से शुरू होगा और या फिर ये प्रोसेस FADS2 से शुरू होगा। ये बात दिमाग में रखिए कि या तो ये प्रोसेस NADS2 से और या फिर किसके इलेक्ट्रॉन से, FADS2 के इलेक्ट्रॉन से शुरू होता है। आप बताइए ईटीएस में या ईटीसी में कॉम्प्लेक्स 4 काम करते हैं, 1 2 3 4, लेकिन ईटीएस चलने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आप बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 मतलब NADS2 के इलेक्ट्रॉन से चलेगा तो इलेक्ट्रॉन चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और 3 से कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की तरफ। इसका मतलब यहां आपको यह समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट है वो इन चार में से किसी 3 कॉम्प्लेक्स में ही जा रहा है। अगर NADS2 से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हम बोलेंगे 1, 3rd और 4th की तरफ। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा FADS2 से, किससे, FADS2 से, तो हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन जाएगा सेकेंड कॉम्प्लेक्स से 3rd की तरफ और 3rd से जाएगा 4th कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो बेसिकली आपको यह बात याद होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 काम करेगा ईटीएस में या फिर सेकंड 3 और 4 काम करेगा। मतलब 3 और 4 तो कॉमन है, ईटीएस का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। ईटीएस या तो स्टार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से या फिर स्टार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से। इसका मतलब दो अलग अलग ईटीएस के प्रोसेस हैं, लेकिन उन दोनों प्रोसेसेस के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। ये आपको याद रखना है। एक बात इसके साथ साथ और याद रखिए कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो होता है ये अपने आप में एक प्रोटॉन पंप है। याद रखिएगा, प्रोटॉन पंप, पंप वो होते हैं जो अगेंस्ट द ग्रेडियंट H प्लस आयंस को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, अगेंस्ट द ग्रेडियंट H प्लस आयंस को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्रोटॉन पंप का काम करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 भी प्रोटॉन पंप का काम करता है, मतलब ये भी अपने आप में एक प्रोटॉन पंप है। और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 भी अपने आप में एक प्रोटॉन पंप है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 H प्लस आयंस को अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करवाते हैं अगेंस्ट द ग्रेडियंट। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 3 और 4 जो होते हैं वो प्रोटॉन पंप कहलाते हैं। लेकिन सेकंड नंबर कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन पंप नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर 5 को भी प्रोटॉन पंप नहीं बताना है। उसका रीजन क्या है कि जब हम एफ नोट पार्टिकल से H प्लस आयंस का मूवमेंट पढ़ते हैं तो हम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर पढ़ते हैं। इसका मतलब एफ नोट पार्टिकल भी अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट कर रहा है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए हम इसे प्रोटॉन पंप का नाम नहीं देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। तो आप बताइए ईटीएस में कॉम्प्लेक्स टोटल पढ़ने हैं हमें 5, लेकिन उनमें से ईटीएस के कॉम्प्लेक्स केवल 4 ही हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ईटीसी में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट चेन में काम करते हैं। लेकिन अगर आपका ईटीएस प्रोसेस NADS2 से स्टार्ट होगा तो आपको बताना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और 4 के साथ 1 काम करेगा। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 काम करेगा। लेकिन अगर आपका ईटीएस प्रोसेस शुरू करते हैं आप FADS2 से तो कॉम्प्लेक्स तब भी 3 ही काम करेंगे, लेकिन होगा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसका मतलब 4 कॉम्प्लेक्स हैं ईटीसी या ईटीएस के, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान NADS2 से कोई 3, 1, 3rd और 4th, FADS2 से भी कोई 3, 1, 3rd और 4th तो NADS2 से, लेकिन FADS2 से भी 3, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये बात ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ये प्रोसेस जो है पूरा ये होता कैसे है, उस पर भी थोड़ी हम बात कर लेते हैं, है ना।
अब आप बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। अब ये कैसे चलता है इस पे थोड़ी बात करते हैं। तो इसको अब हम डायग्राम से समझेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कैसे चलेगा। तो इसको हम कैसे समझेंगे, तो हम कहते हैं हम इसको अब डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम हमें समझाएगा कि वास्तव में ये प्रोसेस कैसे होता है। चलिए बताइए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए टोटल कितने कॉम्प्लेक्स हैं? कॉम्प्लेक्स पढ़े हैं हमने 5, ईटीएस के कितने हैं? 4, एनएडीएस2 से 3, एफएडीएस2 से भी 3। अगर आप एनएडीएस2 की बात करेंगे तो 3 कौन कौन से? 1, 3rd और 4th कॉम्प्लेक्स। एफएडीएस2 की बात करेंगे तो भी 3, 2nd, 3rd और 4th कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर कैसे चलेगा उस पे हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। आपको बताना है कि हमारे पास एक तो माइटोकॉन्ड्रिया की है आउटर मेम्ब्रेन, जैसे मैंने ये बनाई एक मेम्ब्रेन, ये मैं बता रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है। इसे हम बताएंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है। और इधर जो ये लिक्विड है बच्चे, फ्लूइड जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब आप बताइए कि टोटल हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस हैं 5। जैसे कि मैंने ये बनाया है इसका एक फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद हम बताएंगे इसका थर्ड कॉम्प्लेक्स, और थर्ड के बाद हम यहां पर एनसीईआरटी ऐसे लिख रही है इसको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड है, सीक्वेंस ऐसी रखी है एनसीईआरटी ने। फिर उसके बाद हम बताते हैं कि यहां पर हमें एक कॉम्प्लेक्स और याद करना है, जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर 2 बताएंगे कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड है, और यहीं पर हम बता रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ है। ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम देखिएगा, आपको ऐसा ही दिखेगा। आपको बेसिकली यहां इलेक्ट्रॉन्स के नंबर और प्रोटॉन्स के नंबर पर नहीं जाना, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपको सही से पता होना चाहिए, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कैसे होता है ना। और साथ ही साथ आपको याद करना है कि भाई 5वां कॉम्प्लेक्स यहां पर एक और है, जिसे कि हम F0 और F1 पार्टिकल के नाम से जानते हैं। तो आप बताएंगे कि भाई यहां इस पार्टिकल ना F0 और इसका नाम F1, यहां एटीपी बनता है। तो ये 5 कॉम्प्लेक्सेस हो गए हमारे पास। और ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर 5th में आता है, जो कि ईटीएस का पार्ट नहीं है। अब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या तो शुरुआत करता है NADS2 से। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की शुरुआत NADS2 से होगी तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3, 1, 3 और 4th काम करेगा। और अगर ईटीएस का स्टार्ट FADS2 से होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2, 3 और 4 काम करेगा। ऐसे सीक्वेंस हमें याद करनी है। आप बताइए, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रोसेस चल रहा था जिसका नाम था क्रेब साइकिल। उस क्रेब साइकिल से हमें मिला NADS2। और बताइए कि ये NADS2 अपना हाइड्रोजन देगा माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर, और फिर से NAD प्लस बन जाएगा, और ये NAD प्लस क्रेब साइकिल में काम आएगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर ध्यान से सुना है तो मैंने ये बात बहुत अच्छे से बताई है कि क्रेब साइकिल को चलाने के लिए NAD प्लस चाहिए, जो कि हमें फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से वापस मिलेगा। और आप बताइए ईटीएस चलाने के लिए हमें NADS2 के हाइड्रोजन चाहिए, जो कि हमें क्रेब साइकिल के NADS2 से मिलेंगे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो आप बताओ NADS2 NAD प्लस में कन्वर्ट हो गया है, NADS2 NAD प्लस में कन्वर्ट हो गया है, मींस इसके हाइड्रोजन रिलीज हो गए हैं। आप बताइए इन हाइड्रोजन को यहां पर एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर जिसका नाम है FMN वो लेगा और बना देगा FMNS2। क्या बना दिया है? FMNS2। ठीक है। और आप साथ ही साथ बताइए कि ये जो FMNS2 है ये दोबारा FMN में कन्वर्ट होगा तो अपने हाइड्रोजन्स को
फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट FeS को देगा, लेकिन आप बताइए कि आयरन सल्फर प्रोटीन तो अपने पास केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स को रखेगा, तो आप बताइए कि इसके जो प्रोटॉन्स हैं वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में डाल दिए जाएंगे। आप नंबर पे मत जाइए अभी, ठीक है। आप ये याद रखिएगा कि आपसे कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कितने प्रोटॉन गिराता है, थर्ड कितने गिराता है ना, फोर्थ कितने गिराता है। सेकंड पे तो प्रोटॉन गिराने की बात आएगी नहीं, क्योंकि सेकंड कॉम्प्लेक्स तो प्रोटॉन पंप ही नहीं होता, हम पहले क्लियर कर चुके हैं। तो बेसिकली ये ध्यान रखिएगा कि आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के नंबर पर नहीं जाना। प्रोसेस की आपको जो मैकेनिज्म है वो पता होने चाहिए, कैसे एटीपी बनता है, कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, वो मैं आपको बहुत सही से क्लियर कर दूंगा। आप नंबर पे मत जाइएगा। अगर फिर भी किसी बच्चे को ये लगे कि नहीं नहीं यार नंबर गेम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए। नंबर आपके सबके पास है, आपके पास है ना, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करिए बच्चे, मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि भाई नंबर कैसे क्लियर करने हैं। लेकिन नंबर्स की जरूरत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि नंबर हमेशा इक्वल नहीं आते हैं, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप फ्लो पे याद रखिए। NaDH2 के हाइड्रोजन FMN को मिले, FMNS2 ने पूरा हाइड्रोजन किसको दिया था, FeS को, लेकिन उसने केवल किसको रखा, इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वो केवल इलेक्ट्रॉन का कैरियर था। तो प्रोटॉन्स को कहां गिरा दिया गया, तो बोलो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के पास अपने खुद के H+ आयंस प्रेजेंट होते हैं, अपने खुद के H+ आयन, ये मैट्रिक्स के हैं। बच्चा कहता है मैट्रिक्स के पास H+ आयन कहां से आए, तो आप बताइए कि इस अर्थ पर, इस बायोस्फीयर में, है ना, जितने भी फ्लूइड्स हैं उन सब की अपनी एक पर्टिकुलर पीएच है। आप अपनी स्लाइवा की बात करें, आपके बॉडी के ब्लड की बात करें, जहां भी आप फ्लूइड पढ़ते हैं, आप सेल के साइटोप्लाज्म की बात करें, आप माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स की बात करें, आप क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा की बात करें, सबकी अपनी एक स्पेसिफिक पीएच है। और उस स्पेसिफिक पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं H+ आयंस। तो आपको बताना है कि H+ आयन इसके पास अपने खुद के होते हैं, इसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए। क्लियर है बात। अब आप बताइए कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है, वो हमने कहा था कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स अपने आप में खुद एक प्रोटॉन पंप होता है, बोला था ऐसा हमने, बिल्कुल बोला था। तो आप बताओ कि भाई ये क्या करेगा, जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा ना, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करते हुए, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करते हुए मैट्रिक्स के H+ आयंस को कहां गिरा देगा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। मतलब मैट्रिक्स वाले H+ आयन मैंने ब्लू कलर से बनाए, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, एनसीईआरटी ने यहां पर टोटल 4 प्रोटॉन दिखाए हैं, अगर आपको याद हो तो। अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे तो आप समझिए कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन के साथ यहां से 2 प्रोटॉन NaDH2 वाले, और 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 2 प्रोटॉन मैट्रिक्स से, तो टोटल 4 हो जाएंगे। मैं इलेक्ट्रॉन कितना बता रहा हूं, एक, क्योंकि मैं पहले कह रहा हूं कि आपको काउंटिंग पे ध्यान ही नहीं देना, आपको तो ये याद रखना है कि जो एक इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है। तो आप बताइए कि एक तो इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन आएंगे NaDH2 वाले, जो कि मैंने ब्लैक कलर में ही लिख दिए, और दूसरे प्रोटॉन्स आएंगे मैट्रिक्स से। अगर मैं यहां NaDH2 का पूरा एक कंपाउंड काउंट करता हूं, तो NaDH2 में 2 हाइड्रोजन हैं। 2 हाइड्रोजन NaDH2 में होने का मतलब यह हो गया कि भाई यहां से 2 हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन ये आएंगे, और जब यहां 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहां से 2 प्रोटॉन्स आकर टोटल यहां प्रोटॉन 4 हो जाएंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन के साथ 2 है तो 2 के साथ यहां 4 प्रोटॉन हो जाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी में यहां 4 लिखा हुआ है। आपको नंबर गेम में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज समझिए, अब कॉम्प्लेक्स नंबर 1 के पास इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के पास आना है, 3 के पास। आप बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 की तरफ जाते हैं, तो यहां एक प्रोटॉन पंप काम करता है, जिसका नाम आपको याद करना है UQ। इसे हम यूबिक्विनोन का नाम भी देते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान हमने एक प्रोटॉन पंप पढ़ा था, जिसको नाम दिया था प्लास्टोक्विनोन, यहां पर हम नाम देंगे यूबिक्विनोन। अब आप बताइए कि ये जो यूबिक्विनोन है, ये यूबिक्विनोन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से इसके पास कौन आया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आते ही ये UQ UQS2 में बदला। कैसे बदला,
तो हम कहते हैं कि उसने मैट्रिक्स से क्या लिए, H प्लस आयन, क्योंकि वो एक प्रोटॉन पंप की तरह काम करता है। तो यहां वो क्या लेगा, H प्लस आयंस, और H प्लस आयंस लेकर UqS2 बनेगा, जो कि दोबारा UQ में बदलेगा। अब आप बताइए कि जैसे हमने फोटोसिंथेसिस के दौरान PQ PQS2 वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वैसे ही यहां माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में UQ से UQS2 वाला कॉन्सेप्ट चलता है। क्लियर। अब आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं UQ से UQS2 बनाने में हेल्प कर रहे हैं, प्रोटॉन मैट्रिक्स से लिया है हमने। अब ये UQS2 दोबारा UQ में बदलेगा। तो आप बताइए कि कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में साइटोक्रोम B होता है, साइटोक्रोम C1 होता है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, हम पढ़ चुके हैं इसको अभी। और साथ ही साथ हम बताते हैं कि इसमें FeS प्रेजेंट है। तो साइटोक्रोम B से FeS से साइटोक्रोम C1 का फॉर्मेशन हो रहा है। और आप बताइए कि ये तभी हो पाएगा जब साइटोक्रोम B को इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, बोलो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से। हमने इसलिए इसको किस कलर का बनाया, ब्लैक कलर का। वो जब इलेक्ट्रॉन इस थर्ड कॉम्प्लेक्स को दिया जाएगा, तो आप बताइए कि जो थर्ड कॉम्प्लेक्स है उसको तो UQS2 पूरा हाइड्रोजन देगा। वो कह रहा है कि मेरे पास प्रोटॉन भी है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी है। लेकिन साइटोक्रोम B कहता है कि मुझे तो केवल इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि मैं तो साइटोक्रोम हूं, मैं तो केवल इलेक्ट्रॉन का कैरियर हूं। तो आप बताइए कि जो इसके पास प्रोटॉन थे ना, प्रोटॉन, वो प्रोटॉन यहां से कहां डाल दिए गए, एग्जैक्टली पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। फिर आप बताएंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे बढ़ गया। जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से चलेगा, जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से चलेगा, तो बताइए कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 खुद अपने आप में एक प्रोटॉन पंप होता है। तो बताइए कि एक तो ये H प्लस आयन कहां से ले रहा है, यूबिक्विनॉन वाले, वो गिरा रहा है मैट्रिक्स में। दूसरा ये कह रहा है कि मैं खुद H प्लस आयंस को कहां गिरा सकता हूं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में गिरा सकता हूं। क्यों, क्योंकि मैं खुद भी प्रोटॉन पंप का काम करता हूं। इसका मतलब अगर UQS2 इसको प्रोटॉन ना देकर केवल इलेक्ट्रॉन देना, तो भी ये प्रोटॉन गिरा देगा। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो है वो भी प्रोटॉन गिरा रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जो है वो भी प्रोटॉन गिरा रहा है। कहां पर, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। थर्ड कॉम्प्लेक्स से प्रोटॉन दो तरीके से गिरते हैं, दो तरीके से गिरते हैं। एक जब UQS2 वाले प्रोटॉन्स आते हैं, और दूसरा ये खुद मैट्रिक्स से H प्लस आयंस को लेकर यहां गिराता है। एनसीईआरटी में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में देखेंगे तो यहां पर भी प्रोटॉन्स आपको 4 ही दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि आप यहां इलेक्ट्रॉन मूव करवा रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक UQ वाला प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक मैट्रिक्स वाला प्रोटॉन। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन के साथ कितने प्रोटॉन, वेरी गुड, दो प्रोटॉन। लेकिन आप बताइए NaDH2 से इलेक्ट्रॉन अगर चलेंगे तो कितने चलेंगे, दो चलेंगे। तो आप बताइए एक इलेक्ट्रॉन के साथ दो, तो दो इलेक्ट्रॉन के साथ चार प्रोटॉन आएंगे यहां पर, है ना। इसलिए, और मैं कह रहा हूं काउंटिंग पे आप जाइए ही मत। आप तो ध्यान रखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 भी प्रोटॉन गिराता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 भी प्रोटॉन्स गिराता है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के जो प्रोटॉन्स पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ जाते हैं, वो यूबिक्विनॉन वाले भी होते हैं, और साथ ही साथ वो मैट्रिक्स से भी लेता है। हालांकि मैट्रिक्स ने भी, यूबिक्विनॉन ने भी मैट्रिक्स से ही लिए हैं प्रोटॉन्स तो, लेकिन यहां ये इसके वाया आ रहे हैं, लेकिन यहां ये डायरेक्ट खुद गिरा रहा है। तो दोनों काम कॉम्प्लेक्स नंबर 3 कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। एनसीईआरटी का डायग्राम भी ऐसा ही है। अब आपको क्लियर करना है यहां पर एक और चीज को, कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो आपको बताना है कि यहां एक स्मॉल प्रोटीन साइटोक्रोम C काम करता है, जिसे कि हम एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर बताते हैं। आप बताइए कि पेरिफेरल प्रोटीन होता है, इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर होता है, इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर होता है, सरफेस पर। और मोबाइल प्रोटीन है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और 4 के बीच में ट्रांसपोर्ट करता है, चलता फिरता है। बाकी सब स्टेडी है, लेकिन ये कैसा है, मोबाइल है। ठीक है। तो आप बताइए कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C को दिए गए, और C से ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में आए। अब जब ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में आए, तो यहां आपको बताना है कि एक काम करता है कॉपर, साइटोक्रोम A,
साइटोक्रोम A3 और कॉपर। आप बताइए, एक साइटोक्रोम A है, एक साइटोक्रोम A3 है, एक कॉपर साइटोक्रोम A के साथ काम करता है, उसको कॉपर A का नाम दिया है, और एक कॉपर जो है वो साइटोक्रोम A3 के साथ काम करता है, उसे कॉपर B का नाम दिया है। अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम दिखेंगे तो साफ साफ दिखेगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ में ये भी। तो आप बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन था वो यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ की तरफ आ गया। अब आप बताइए कि कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ में जब ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा, तो आप बताइए कि कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ भी अपने आप में एक प्रोटॉन पंप का काम करता है। हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि भाई ईटीएस के दौरान कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4, ये तीनों ही प्रोटॉन पंप का काम करते हैं, तीनों ही प्रोटॉन पंप का काम करते हैं, याद रखनी है ये बात। तो आप बताएंगे कि यहां से अब इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के दौरान मैट्रिक्स से H प्लस आयंस को लेकर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में दिया जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, यहां प्रोटॉन 2 बार, यहां प्रोटॉन 2 बार, लेकिन यहां प्रोटॉन एक ही बार आया है। 2 बार, 2 बार, 1 बार। कारण बताता हूं। यहां 2 बार आने का रीजन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 खुद तो प्रोटॉन गिरा ही रहा था, साथ में NADH2 के प्रोटॉन भी जा रहे थे। यहां 2 बार प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में आने का कारण है कि यूबी क्विनॉन वाले प्रोटॉन भी आ रहे थे और मैट्रिक्स से डायरेक्ट भी फेंके जा रहे थे। लेकिन बताइए, कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ के साथ ना तो NADH2 काम कर रहा है और ना ही यूबी क्विनॉन काम कर रहा है। तो अगर ना NADH2 काम कर रहा है ना यूबी क्विनॉन काम कर रहा है, तो सिंपल बात हुई कि भाई यहां तो प्रोटॉन केवल वही आएगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 का खुद का प्रोटॉन होगा, खुद का प्रोटॉन होगा। ठीक है, इसलिए आपको बताना है कि यहां प्रोटॉन्स की अगर हम बात कर रहे हैं, टोटल प्रोटॉन्स की अगर हम बात कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से 2, थर्ड कॉम्प्लेक्स से 2 और फोर्थ कॉम्प्लेक्स से 1। टोटल प्रोटॉन अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप बताएंगे 5। लेकिन आप बताइए NADS2 जो है, जैसे मैं यहां लिखूं 1 NADS2 इज इक्वल टू 2 प्रोटॉन्स, मतलब ये हमें देगा हाइड्रोजन कितने? अगर एक NADS2 को मैं NAD प्लस में बदल दूं तो यहां से हाइड्रोजन कितने मिलेंगे? 2। 2 हाइड्रोजन मिलने का मतलब 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। सही है। एक NADS2 बताइए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करवा सकता है? वेरी गुड, 2 करवा सकता है। मैंने कितने की काउंटिंग बताइए? 1 की। एक इलेक्ट्रॉन से फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में प्रोटॉन 2, थर्ड कॉम्प्लेक्स से प्रोटॉन 2, फोर्थ कॉम्प्लेक्स से प्रोटॉन 1, टोटल 5। 2 इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन 10 आ जाएंगे। ये मैं आपको हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, सारी बातें ये थ्योरेटिकली ही हो सकती हैं, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार आपको काउंटिंग पे जाने की जरूरत नहीं है। ईटीएस मैंने काउंटिंग के अकॉर्डिंग आपको नहीं समझाया है, यहां काउंटिंग अलग से बता देता हूं। तो आप बताइए 1 NADS2 इज इक्वल टू 10 H प्लस आयंस इन PMS, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में टोटल H प्लस आयन कितने आ गए? 10। अब आप बताओ कि लगातार इधर H प्लस आयन आने की वजह से क्या होगा? आप बताएंगे कि यहां प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो गया है? प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया। प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होने का मतलब, इधर आप बताइए कि H प्लस आयन ज्यादा है मतलब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इधर H प्लस आयन कम है मतलब कि नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो आप बताइए कि जो H प्लस आयंस हैं, वो H प्लस आयन यहां से वापस F0 पार्टिकल से जाएंगे किधर? मैट्रिक्स में। जब ये मैट्रिक्स में जाएंगे तो F0 पार्टिकल अपने एक्सिस पर रोटेट करेगा। याद करिए, हमने ये बात पहले क्लोरोप्लास्ट में पढ़ी थी कि F0 पार्टिकल अपने एक्सिस पर क्या करेगा? रोटेट करेगा। जब F0 पार्टिकल अपने एक्सिस पर रोटेट करेगा तो आप बताइए कि यहां पर फॉर्मेशन कर देगा वो ATP का ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। और आप बताइए, ATP बनने के इस प्रोसेस को हम नाम देंगे फॉस्फोराइलेशन। क्या नाम देंगे? फॉस्फोराइलेशन। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, इस फॉस्फोराइलेशन को हम नाम देंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से हमने हाइड्रोजन लिए हैं NADH2 वाले,
ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से, और उस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से जो हाइड्रोजन मिले हैं उससे हमने ईटीएस चलाया है, इसलिए हम यहां पर इस एटीपी के फॉर्मेशन को नाम देंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मतलब ये पूरा प्रोसेस हो गया ईटीएस और यहां पर एटीपी का बनना हो गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसलिए एनसीईआरटी में हेडिंग है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो पांचवा कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ये प्रोसेस चलेगा। एक चीज। दूसरा, एनसीईआरटी का जो नया एडिशन आया है उसमें ये बात क्लियर कर दी है एनसीईआरटी ने कि 4H+ आयन से एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है कि अगर 4H+ आयन F0 को क्रॉस कर जाएंगे तो एक एटीपी बन जाएगा। आप बताओ NaDH2 से हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने आए? 2। एक इलेक्ट्रॉन से हमने 2, 2 4 और एक 5H+ पढ़े। सही है। तो अगर मैं इसको बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ूंगा तो कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? 10। अब आप सोचो अगर एक H+ आयन से एक एटीपी बन रहा है तो आप बताओ कि एक NaDH2 तो यहां पर 2.5 एटीपी ही बनाएगा। लेकिन आपको ये चीज हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगी, यहां पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल वैल्यू तो यही है। आप रेफरेंस पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे तो पता चलेगा एक एटीपी इज इक्वल टू 2.5 एटीपी की बात होती है। ठीक है। लेकिन एक चीज का समझना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है कि हम अभी 11th क्लास की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और यहां आपको एक NaDH2 से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी को याद करना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। उसका रीजन बताता हूं मैं। आप बताइए कि एटीपी का जो बेसिकली फॉर्मेशन होता है एटीएस के दौरान, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान, वो एटीपी का फॉर्मेशन होता है कि भाई जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, थर्ड कॉम्प्लेक्स और फोर्थ कॉम्प्लेक्स H+ आयंस को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में सेंड करते हैं तो वहां ग्रेडियंट डेवलप होने से एटीपी बनता है। तो आप बताइए कि कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 और कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 1, 3 and 4, there are 3 complexes which are responsible for the synthesis of ATP by the creation of the gradient। मतलब यहां प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करने का काम कॉम्प्लेक्स नंबर 1 भी करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 भी करता है और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 भी करता है। सही है। तो आप बताइए कि 3, 1, 3 और 4 तीनों ही H+ आयंस को ग्रेडियंट डेवलप करने के लिए पीएमएस में भेजते हैं। तो एटीपी सिंथेसिस के लिए 3 कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इसीलिए बेटा एक NaDH2 को 3 एटीपी के बराबर बताया गया। लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो ये होती है, लेकिन इस पे अभी हमें जाना नहीं है, हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक बात और बता देता हूं, अगर मैं यहां मल्टीप्लिकेशन करके इसे 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक NaDH2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन के अकॉर्डिंग चलूं तो आप बताइए यहां 2 प्रोटॉन, यहां 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, सब वैल्यू डबल हो जाएगी। तो आप यहां देखो टोटल आपके पास प्रोटॉन आएंगे इधर कितने? 10, है ना? 10। अब आप मुझे बताइए कि ये 10 के 10 जब वापस जाएंगे तो हमने कहा कि 2.5 या 3 एटीपी बनेगा, ये भी हमें समझ में आ गया। लेकिन इन 10 में से आप काउंट करिए, ब्लू वाला 2, ब्लू वाले 4, 6, ब्लू वाले 2, 8। तो टोटल 8 ब्लू कलर के बनाए हैं और 2 मैंने ब्लैक कलर के बनाए हैं। जो 2 मैंने ब्लैक कलर के बनाए हैं ना, वो दोनों NaDH2 के हैं, NaDH2 के हैं। तो आप इस काउंटिंग को ऐसे समझ लीजिए कि अगर 10 H+ आयन आ रहे हैं आपके पास तो उन 10 H+ आयंस में से 8 तो मैट्रिक्स के हैं और 2 NaDH2 के हैं। 8 मैट्रिक्स के हैं और 2 NaDH2 के हैं। जब ये H+ आयन यहां से वापस जाएंगे, F0 पार्टिकल से वापस जाएंगे, तो मैट्रिक्स से तो हमने 8 ही लिए थे और मैट्रिक्स को वापस हम 8 दे भी रहे हैं। बच्चा कहता है नहीं, मैट्रिक्स को तो आप वापस 8 नहीं सर 10 दे रहे हैं। उन 10 में से 2 किसके हैं? NaDH2 के। तो मैट्रिक्स कहता है कि भाई मेरी तो पीएच बिगड़ जाएगी, आपने मुझसे लिए थे 8 H+ आयन, दे रहे हैं मुझे 10 H+ आयन, तो H+ तो मेरे पास क्या आ गए? 14 आ गए। तो आप बताइए फिर ये काम जो है, ये काम ऑक्सीजन संभाल लेती है कि कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा प्रोटॉन मुझे दो। सांस लेके ये ऑक्सीजन गई ना आपकी बॉडी के अंदर सेल्स के पास, तो सेल्स के पास ये ऑक्सीजन जाने के बाद क्या करती है? आप बताइए, ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके और जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन मैट्रिक्स के पास होता है उससे वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं, उससे वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं
और आप बताइए कि इस वाटर का एक नाम भी रखा गया है जो कि किताबों में देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक वाटर, जो कि लास्ट में बनेगा। मतलब एक्स्ट्रा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन रिसीव करती है और क्या कर देती है, वाटर का फॉर्मेशन। मतलब आप जो ऑक्सीजन अंदर इनहेल कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन केवल एक काम करती है, छोटा सा दिखता है काम आपको कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर यहां पर वाटर का फॉर्मेशन कर देती है। सांस लोगे तो अंदर पानी बन जाएगा सेल्स में, लेकिन आप बताइए काम छोटा सा दिखता है लेकिन है बहुत बड़ा। आप थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रोक लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी कि भाई ये काम कितना बड़ा है। आप बताइए कि अगर यहां ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को लेना क्या कर दे, बंद कर दे, तो पूरा ईटीएस ब्लॉक हो जाएगा, NaDH2 से Na+ बनना बंद हो जाएगा, तो दोबारा क्रेब्स साइकिल चलना भी बंद हो जाएगा। इसका मतलब पूरा का पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन ही ब्लॉक हो जाएगा अगर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के फोर्थ कॉम्प्लेक्स में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बंद कर दिया तो। ये दिमाग में रखिए आप अपने। इलेक्ट्रॉन के लिए ऑक्सीजन का काम दिखता बहुत छोटा सा है लेकिन है बहुत वाइटल, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। दूसरी बात आपको समझनी है कि आपके पास NaDH2 में कितने हाइड्रोजन थे, 2। वाटर में कितने हाइड्रोजन है, 2। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक NaDH2 से एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। तो टोटल अगर NaDH2 से काउंटिंग की बात करूंगा मैं, तो NaDH2 से 2 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन आएंगे, और NaDH2 से एटीपी वास्तव में 2.5 एटीपी हमें बुक्स में देखने को मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें 3 एटीपी को याद करना है, और एक NaDH2 से एक हमें क्या मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल। और ये NaDH2 का ईटीएस है, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 काम करता है। अब हम जो आगे बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं FADH2 से ईटीएस कैसे चलता है उस पर। चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पे आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का नाम हम बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का नाम यहां पर सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज है। और इस रिएक्शन के दौरान हम बताते हैं कि सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमेरिक एसिड में। सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्यूमेरिक एसिड में। और आप बताएंगे कि FADH2 का फॉर्मेशन कर देगा माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर। और बताइए कि ये FADH2 फिर से FAD+ में बदलेगा। ये FADH2 फिर से FAD+ में बदलेगा। और जब ये FADH2 FAD+ में बदलता है तो आपको बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स में यहां पर इसके पास आयरन सल्फर प्रोटीन FeS भी प्रेजेंट है। ठीक है। अब क्या होगा कि जो FADH2 के हाइड्रोजन्स थे उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो बताइए कि ये आयरन सल्फर प्रोटीन रख लेगा, लेकिन जो इसके पास प्रोटॉन्स थे वो नहीं रखेगा, और उन प्रोटॉन्स को ये कहां डाल देगा, मैट्रिक्स में। बच्चा कहता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्यों नहीं, तो आप बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है वो प्रोटॉन पंप नहीं होता। और आप ध्यान रखिएगा कि इधर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में तो प्रोटॉन ज्यादा है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में तो प्रोटॉन्स ज्यादा है। तो आप बताइए सेकंड कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन पंप है ही नहीं। अगर ये प्रोटॉन पंप है ही नहीं तो ये प्रोटॉन्स को सॉरी कभी भी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में सेंड नहीं करता, बल्कि इन प्रोटॉन्स को ये मैट्रिक्स में ही डाल देता है। यहां तक कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आप बताइए कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में जाते हैं तो जाते तो बोलो UQ के थ्रू ही हैं, है ना। तो आप बताइए कि जो UQ है वो यहां पर UQS2 का फॉर्मेशन करेगा, और UQ के UQS2 में फॉर्मेशन करने के लिए जो डिमांड इलेक्ट्रॉन्स की है वो डिमांड ये FeS पूरा करेगा। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से इलेक्ट्रॉन UQ को मिल रहे थे, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से भी इलेक्ट्रॉन्स UQ को मिल रहे हैं। और मैंने NaDH2 वाले इलेक्ट्रॉन को ब्लैक कलर से बनाया है, और मैं FADH2 वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रीन कलर से बनाऊंगा ताकि आपको ये फ्लो सही से समझ में आ जाए। फिर आप बताइए कि जो UQS2 है ये दोबारा UQ में बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा।
जब ये UQ में बदलेगा तो आप बताइए UQ से UQS2 बनने के लिए आपको जो प्रोटॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो FES ने दे दिया, प्रोटॉन आएगा बोलो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से, प्रोटॉन आ गया, सॉरी मैट्रिक्स से। UQ से UQS2 बनने के लिए FES ने इलेक्ट्रॉन दिया और प्रोटॉन किसने दिया, मैट्रिक्स ने। ये तो क्लियर है बात, मतलब ये वाला UQ और ये वाला UQ सेम ही है, काम वही कर रहा है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को हमेशा इलेक्ट्रॉन UQS2 से ही मिलते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का हो तो भी UQS2 के थ्रू आएगा, और चाहे वो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का हो तो भी UQS2 के थ्रू ही आएगा। अब आप बताइए, यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये साइटोक्रोम बी को दिए जाएंगे। आप बताइए, इलेक्ट्रॉन तो साइटोक्रोम बी रख लेगा, लेकिन ये जो मैट्रिक्स से प्रोटॉन लिया था वो वेरी गुड नहीं रखता है। नहीं रखता है तो वो कहता है कि भाई जो प्रोटॉन एक्स्ट्रा है ना, उस प्रोटॉन को आप कहां डाल देते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रोटॉन आया है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, लेकिन ये आया है FADH2 के इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसलिए मैंने इसको गोले में बंद कर दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि FADH2 वाला है ना, काउंट करते टाइम आपको दिक्कत ना आए। फिर आप बताइए, जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से FADH2 का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहा है आगे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 तो खुद एक प्रोटॉन पंप होता है, बिल्कुल होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जो है वो खुद भी तो H प्लस आयन को मैट्रिक्स से लाएगा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, बिल्कुल लाएगा। इसका मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का इलेक्ट्रॉन 3 में आया था तो 2 प्रोटॉन आए, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 3 में आएगा तो 2 प्रोटॉन आएंगे। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर 3 का काम तो वही है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का है या कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का है। उसे तो ये काम करना ही करना है कि भाई प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करना है, सिंपल बात है, मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ठीक है, आगे बढ़े। अब आप बताइए कि जो साइटोक्रोम C1 के पास कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का इलेक्ट्रॉन था वो साइटोक्रोम C को दिया जाएगा, और साइटोक्रोम C इस इलेक्ट्रॉन को आगे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में देगा। 4 नंबर कॉम्प्लेक्स में जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो बताइए, इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से मैट्रिक्स से फिर से H प्लस आयन को लिया जाएगा और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में डाला जाएगा। क्लियर है बात आपको, बिल्कुल। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर इस फ्लो को हम देखें, लास्ट में एंड वही है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन फाइनली ऑक्सीजन को मिलेगा और फाइनली यहां पर ऑक्सीजन फिर से वाटर का ही फॉर्मेशन कर देगी, काम वही है। लेकिन आप बताइए, प्रोटॉन कम आए हैं, एक इलेक्ट्रॉन के साथ अगर आप NaDSO से इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से 1 से 2, 3 से 2, 4 से 1, एक इलेक्ट्रॉन के साथ 5 प्रोटॉन आए थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 10 प्रोटॉन आए हैं। लेकिन FADSO से जब ये प्रोसेस चलता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है वो तो किसी प्रोटॉन को गिराता ही नहीं है, तो यहां से तो प्रोटॉन आने ही नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन कॉम्प्लेक्स ऑफ द ETC और द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट, तो आपका आंसर जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर 2 इज कॉम्प्लेक्स विच इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट इन द पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, है ना। अब ध्यान दीजिए, इसने तो प्रोटॉन गिराए नहीं, इसने गिराए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ने और इसने गिराए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ने, तो इसका मतलब एक यहां से और 2 यहां से, टोटल प्रोटॉन कितने आए, 3। अब आप इस बात को थोड़ा और अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि अगर हम एक FADS2 को एक FAD प्लस में बदलेंगे तो हमें 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। 2 हाइड्रोजन मिलने का मतलब है 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप बताइए, एक इलेक्ट्रॉन के साथ 1, 2 और 3 प्रोटॉन अगर यहां पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में है, तो आप बताइए कि एक FADS2 से टोटल 6H प्लस आयन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आएंगे। अब 6H प्लस आयन आएंगे तो आप बताइए, एक ATP का फॉर्मेशन कितने H प्लस आयन करते हैं, 4। तो आप बताइए कि एक
FADS2 से हम बताएंगे 1.5 ATP फॉर्म होगा। एक्चुअल तो रेफरेंस बुक्स में यही है जो कि आपको हायर क्लासेस में देखने को मिलेगा। अभी आपको दिमाग लगाने की इस पे जरूरत नहीं है। अभी तो दिमाग लगाना है कि एक FADS2 जो है उससे 2 ATP बनते हैं। ये अकॉर्डिंग टू आपको NCERT याद करना है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है वो तो क्रिएशन ऑफ ग्रेडियंट करता ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ग्रेडियंट क्रिएट करता है और कॉम्प्लेक्स नंबर 4, इसका मतलब टोटल कॉम्प्लेक्स काम करते हैं 3। कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4। लेकिन क्रिएशन ऑफ ग्रेडियंट तो केवल 2 ही करते हैं, थर्ड और फोर्थ। इसलिए 2 बार क्रिएशन ऑफ ग्रेडियंट होता है, मतलब 2 बार एटीपी बनता है, इसलिए 2 एटीपी आप लिखेंगे। और फाइनली कॉन्सेप्ट वही है आपके पास कि जो प्रोटॉन यहां से वापस जाएंगे और FADS2 वाले जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन होंगे ये वाले, ये फाइनली यहां पर वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। इसका मतलब जैसे कि एक NaDH2 से एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है, वैसे ही एक FADS2 से भी एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। एक FADS2 से भी एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ये पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ध्यान से देखिए, इसे स्क्रीन पोज करिए और इसे अच्छे से रिवाइज करिए बच्चे, ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पूरा बताया है मैंने। और एनसीईआरटी ने एक बात बहुत अच्छी लिखी है। एनसीईआरटी ने एक चीज लिखी कि भाई नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज्ड बाय ईटीएस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द हाइड्रोजन डोनर। सही बात है, अगर टाइप ऑफ हाइड्रोजन डोनर NaDH2 है तो 3 एटीपी, और अगर FADS2 है तो 2 एटीपी बनते हैं। अब इस प्रोसेस के बाद, ये ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को फॉलो कर रहा है। कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का मतलब होता है ETS के द्वारा एटीपी का सिंथेसिस। ध्यान दीजिएगा, यहां आपको एक मेम्ब्रेन की जरूरत है कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए। तो आप बताइए, आपके पास एक मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, एक प्रोटॉन पंप चाहिए। बोलो यूबिक्विनोन कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, दीज 4 आर प्रोटॉन पंप्स जो कि कंटिन्यू क्रिएशन करते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट का। तीसरी रिक्वायरमेंट, और प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़कर एटीपी बनाने के लिए बच्चों F0 और F1 पार्टिकल की जरूरत होती है। तो कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी यहां पर प्रॉपर फॉलो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये टॉपिक आपका यहां कंप्लीट हुआ। इसके बाद में एक NaDH2 से 3 एटीपी और एक FADS2 से 2 एटीपी बनकर टोटल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी कैसे बनते हैं, उस पे अब हम बात करने वाले हैं, है ना। इसे हम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट कहते हैं। इसमें बच्चा जनरली कंफ्यूज रहता है कि यार 38 एटीपी कैसे। चलिए मैं इसे अब इरेज करता हूं, मिटा देता हूं, फिर हम आगे चलेंगे, है ना। कि 38 एटीपी की काउंटिंग कैसे होती है, अब हमारा अगला टॉपिक वही है। चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो मैंने पढ़ाया है, ये डिट्टो लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड जितनी बातें मैंने बोली हैं आपको सारी एनसीईआरटी से मिलेंगी। बस 2 बातें हैं जो मैंने अलग से आपको बताई हैं। वो बात ये है कि भाई इसमें ना एक NaDH2 से 3 एटीपी बनते हैं। वास्तव में हायर क्लासेस में रेफरेंस बुक्स जब आप पढ़ते हैं तो पता चलता है कि नहीं, एक NaDH2 जो होता है वो 2.5 एटीपी के लगभग बराबर होता है। और ऐसा ही आपके साथ होगा FADH2 के साथ। बस वो एक बात एक्स्ट्रा है, उसके अलावा तो सारी बातें मैंने वही बोली हैं जो एक्चुअल हमारे पास एनसीईआरटी में गिवन है, और हमें उन्हीं को फॉलो भी करना है। चलिए अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की। देखिए, आप बताइए, हमारे पास यहां पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल था 6 कार्बन का। इससे हमने एक प्रोसेस चलाया, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से अगर हम नोटिस करें तो हम बताते हैं कि हमने 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड के बनाए। ये एक पाइरुविक एसिड जिसमें कि 3 कार्बन है। उसके बाद हमने एक लिंक रिएक्शन चलाकर एसिटिल कोएंजाइम A जिसमें कि 2 कार्बन है, और उसके बाद उससे हमने एक क्रेब्स साइकिल को चलाया। यही प्रोसेस था, बिल्कुल था। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास एक दूसरा पाइरुविक एसिड भी बना है यहां पर,
क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में अगर 6 कार्बन है और पायरुविक एसिड में 3, तो यहाँ 3 कार्बन के 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। उसके बाद फिर इससे भी एक एसिटिल को एंजाइम ए 2 कार्बन का, और फिर इससे एक क्रैब साइकिल हम चलाएंगे। ये भी क्लियर है? तो बच्चा कहता है यस, ये भी क्लियर है। अब आप बताइए, अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस की, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, ये वाला प्रोसेस जिससे हम पायरुविक एसिड बना रहे हैं, इसे हम ग्लाइकोलाइसिस बताते हैं। इसे चलाने में एटीपी खर्च होते हैं 2, बदले में एटीपी बनते हैं 4। इसका मतलब इन 4 बनने वाले एटीपीज के लिए हम शब्द यूज करते हैं SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो 4 आपने यहां बनाए हैं, 2 आपने यूज किए हैं, तो आपको यहां पर गेन हो गया है 2 एटीपी का सीधा ही। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आपने यहां पर 2 मॉलिक्यूल NADS2 के भी फॉर्म किए थे। इसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस की अकाउंटिंग हम कर चुके हैं। इसके बाद जब हम पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में लाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में लाने के बाद यहां एक मॉलिक्यूल CO2 और एक मॉलिक्यूल NADS2 बनता है। इसे हमने ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहा था लिंक रिएक्शन में। ऐसा इधर भी पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम ए बनते टाइम होगा, एक CO2 और एक NADS2 बनेगा। सेम फिर एसिटाइल को एंजाइम ए से जब क्रैब साइकिल चलता है, तो इस क्रैब साइकिल में आप बताइए 2 मॉलिक्यूल CO2 रिलीज होते हैं, 3 मॉलिक्यूल NADS2 के बनते हैं, एक मॉलिक्यूल FADS2 का बनता है, और एक मॉलिक्यूल GTP या ATP बनता है। ये हम पढ़ चुके हैं। ऐसा ही यहां इस क्रैब साइकिल के साथ 2 मॉलिक्यूल CO2, 3 मॉलिक्यूल NADS2, एक मॉलिक्यूल FADS2 और एक मॉलिक्यूल GTP या फिर ATP बनता है। फिर आप बताइए कि भाई ये जो NADS2 है, ये जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अपने हाइड्रोजन्स को लेकर। तो एक NADS2 से यहां ATP बन जाएंगे 3, पढ़ा है अभी हमने। ऐसे ही आप सोचो कि अगर 3 NADS2 क्रैब साइकिल वाले ETS में जाएंगे, तो टोटल ATP बन जाएंगे यहां, वेरी गुड, 9। और अगर FADS2 ETS में जाता है, तो एक FADS2 से यहां ATP बन जाते हैं 2। और आप बताओ, इसको ETS में जाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो है ही ATP, जो कि SLP वाला होता है। और SLP का मतलब है डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ ATP विदाउट ETS। सेम काउंटिंग आप इस पायरुविक एसिड के साथ भी देखिए। एक NADS2 से ETS में 3 ATP, 3 NADS2 से ETS में 9 ATP, एक FADS2 से ETS में 2 ATP, और ये तो बोलो है ही ATP, SLP वाला। सही है? अब आप देखिए, अगर आप यहां देखो 1 पायरुविक एसिड, तो आप बताइए 3 ये लिंक रिएक्शन वाले, 9 ये, 12, 2 FADS2 वाले 14, और एक SLP वाला 15। तो आप बताइए 15 ATP टोटल है। लेकिन इन 15 ATP में से 14 ATP बाय ETS और एक ATP SLP से डायरेक्ट बना है। मैं पूछूं पायरुविक एसिड से कितने ATP, तो बोलो 15। बाय ETS फ्रॉम पायरुविक एसिड तो 14, विदाउट ETS तो एक पायरुविक एसिड से। ऐसा ही आप एसिटाइल को एंजाइम ए के लिए भी पढ़ सकते हैं कि एक एसिटाइल को एंजाइम ए से टोटल 12 ATP बनते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, एसिटाइल को एंजाइम ए से क्रैब साइकिल चलता है, 9 और 2 11 और 1 12 टोटल। लेकिन इन 12 में से 11 तो आप बताएंगे ATP आते हैं बाय ETS, और एक ATP आता है SLP से।
तो एक पायरुविक एसिड से टोटल एटीपी कितने? 15। बताओ 2 पायरुविक एसिड से टोटल एटीपी कितने? 30, 30 है ना। और 2 आपको ग्लाइकोलाइसिस से डायरेक्ट मिले, 30 और 2 32। अब आप सोचो अगर ये NADH2 ETS में जाएगा तो कितने एटीपी बनाएगा? तो बच्चा कहता है 6। तो आप बताओ एक पायरुविक एसिड से टोटल 15, 2 पायरुविक एसिड से टोटल 30, सेम काउंटिंग रहेगी। आप ये वाली काउंटिंग जो है वो इस पायरुविक एसिड के लिए भी कर सकते हैं और ये वाली काउंटिंग इस एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए भी कर सकते हैं, सेम टू सेम। तो आप बताइए एक पायरुविक एसिड से 15, तो 2 से 30, 30 और 6 NADH2 से ये एटीपी की हुए 36, 36 और 2 आपको डायरेक्ट गेन हो ही जाते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, तो 38 एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन में मैक्सिमम गेन होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। ये पूरा टॉपिक रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट के नाम से पढ़ा जाता है। आप बताइए कि एटीपी की काउंटिंग में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आपको यहां ध्यान रखना होगा कि ये काउंटिंग प्रॉपर आपको करवाई गई है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए कि जितनी भी बातें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और बैलेंस शीट के लिए मैंने करी हैं, ये एग्जैक्ट सारी की सारी बातें आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी बच्चे। एनसीईआरटी में एटीपी काउंटिंग इस तरह से तो नहीं है, लेकिन टोटल एटीपी 38 हैं और रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट एनसीईआरटी का एक टॉपिक है जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं। नेक्स्ट क्लास आपकी जो है वो रेस्पिरेशन की लास्ट क्लास है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में सोचेंगे और जल्द ही मैं जेनेटिक्स और इकोलॉजी भी आपके लिए लाने वाला हूं। जल्द ही आपके लिए जेनेटिक्स और इकोलॉजी भी मैं आपके लिए लाने वाला हूं, एनसीईआरटी बेस्ड इकोलॉजी, एनसीईआरटी बेस्ड जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, सारे चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा।